आज भारत में फिल्मों का कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। यहाँ हर साल 1,500 से 2,000 फिल्मों का निर्माण होता है, वह भी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, भोजपुरी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी सहित 20 से ज्यादा भाषाओं में। फिल्मों की ऐसी विविधता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। फिल्म टिकटों की बिक्री के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, अमेरिका के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री का विशाल वट वृक्ष दिख रहा है, उसका बीज बोने वाले शख्स को कर्ज लेना पड़ा था, अपने घर का सामान बेचना पड़ा था, LIC पॉलिसी को गिरवी रखना पड़ा था। आज हम भारतीय फिल्म उद्योग का बीज बोने वाले उस महान शख्स की कहानी आपसे साझा करेंगे, जिसे फिल्म जगत ने उसके आखिरी समय में भुला दिया था। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। सन 1911 का अप्रैल का महीना था। एक मध्य वय का व्यक्ति जो जीवन के 4 दशक पूरे कर चुका था और पेंटिंग, फोटोग्राफी सहित कला से जुड़े कई काम कर चुका था, अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान होकर अपने बेटे के साथ टहल रहा था। उसने देखा मुंबई के गिरगांव में टेंट में बने एक सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही थी। वह अपने मन को शांत करने के लिए फिल्म देखने चला गया। यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए निर्णायक क्षण था। वह व्यक्ति थे भारतीय फिल्मों के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दुनिया दादा साहब फाल्के के नाम से जानती है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल त्रयंबकेश्वर में हुआ था। 16 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है। 1944 को इसी दिन लगभग 74 वर्ष की आयु में उन्होंने परलोक को प्रस्थान किया। तो दादा साहब फाल्के अपने बेटे भालचंद्र के साथ फिल्म देखकर जब घर लौटे तो आश्चर्य से भरे भालचंद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमने आदमियों और जानवरों को पर्दे पर चलते फिरते देखा। सरस्वती बाई ने अपने पति दादा साहब से पूछा, तुमने इसे क्या दिखाया? इस सवाल के जवाब में दादा साहब ने पत्नी से ही सवाल किया, क्या तुम भी देखना चाहोगी? मैं तुम्हें कल ले चलूंगा। अगले दिन पति पत्नी फिल्म देखने गिरगांव के उसी टेंट वाले थिएटर में गए। वह ईस्टर का दिन था और फिल्म चल रही थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उधर पर्दे पर फिल्म चल रही थी और उधर दादा साहब जीसस की जगह कृष्ण और मदर मेरी की जगह यशोदा मैया की कल्पना कर रहे थे। बापू बटवे मराठी के प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे। वे प्रसिद्ध अभिनेता देव आनंद के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पहली फिल्म हम एक हैं में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने उनकी एक और फिल्म आगे बढ़ो के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। बापू बटवे ने दादा साहब पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादा साहब फाल्के। ऐसे वीरकर ने दादा साहब फाल्के द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया है। वे लिखते हैं, इसे देखकर दादा साहब को आश्चर्य हुआ कि ऐसी फिल्में हमारे देश में क्यों नहीं बन सकती। भारतीय अपनी संस्कृति को कैसे देख पाएंगे? ऐसा जरूर किया जाना चाहिए। हमारे पास अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियां हैं। अगर उन्हें प्रदर्शित किया जाए तो दर्शकों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देश की आज़ादी का संदेश फैलाया जा सकता है। इसके लिए यह व्यापार भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। किसी को तो यह करना ही होगा, कोई और क्यों, मैं ही करूंगा, उन्होंने सोचा। अपने विचारों में खोए हुए दादा साहब को पता ही नहीं चला कि फिल्म कब खत्म हो गई। बापू बटवे आगे लिखते हैं, पर्दे पर चलती तस्वीरों को देखकर सरस्वती बाई आश्चर्यचकित हो गई। घर वापस आते समय उन्होंने दादा साहब से पूछा, पर्दे पर चित्र कैसे चलते फिरते हैं? दादा साहब ने कहा, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। मैं ऐसी चलती फिरती तस्वीरों का कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ। ईसा मसीह की जगह श्री कृष्ण और श्री राम को दिखाना होगा। यह सुनकर सरस्वती बाई अवाक रह गई। दादा साहब ने फीचर फिल्म बनाने का फैसला तो कर लिया,
लेकिन ये आसान नहीं था। फिल्म बनाने के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत थी। फिल्म निर्माण के लिए जरूरी चीज़ें भारत में नहीं थी, कैमरा आदि विदेश से मंगवाना पड़ता था। इस तकनीक को जानने वाले लोग भारत में नहीं थे, लेकिन दादा साहब को विश्वास था कि वे कर लेंगे। 1917 में एक आर्टिकल में उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत के बारे में लिखा था। मैं चलचित्र बनाने के लिए जरूरी सभी कलाओं और शिल्पों, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, नाटक, मैजिक में पारंगत था। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह किया जा सकता है। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग का प्रशिक्षण लिया था। वहां उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली और उससे उन्होंने कैमरा खरीदा। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्रशिक्षित दादा साहब सृजनशील कलाकार थे। विजय शिंदे ने अपने एक लेख में लिखा है कि दादा साहब मंच के अनुभवी अभिनेता थे। नए प्रयोगों में उनकी रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का पाठ्यक्रम भी पूरा किया। फोटो केमिकल प्रिंटिंग में उन्होंने कई प्रयोग भी किए। पूरी तरह से भारतीय फिल्म बनाने का सपना दादा साहब की आंखों में ऐसा बसा कि वे बेचैन हो गए। उनके दोस्तों को लगा कि वे पागल हो गए हैं। वे दादा साहब को पागल खाने में भर्ती कराने तक की बात सोचने लगे। इस सपने ने दादा साहब के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला। वे रात में केवल 3 घंटे सोते थे। हर शाम 4 से 5 घंटे फिल्में देखने में बिताते थे। इससे इनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया। आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि उनके एक डॉक्टर मित्र डॉक्टर प्रभाकर ने समय रहते उनकी आंखों का उपचार कर दिया और दादा साहब आंखों पर अधिक दबाव नहीं देने की डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर फिर अपने सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुट गए। उनके एक दोस्त ने 25,000 रुपए दिए, जिसे उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और उसके बाद अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर 10,000 रुपए का लोन लिया। दादा साहब ने कर्ज लिया और फिल्म निर्माण के लिए जरूरी सामान खरीदने और फिल्म निर्माण की तकनीक जानने के लिए लंदन रवाना हो गए। लंदन में दादा साहब फाल्के ने पिकाडिली सर्कस के पास बायोस्कोप सिने वीकली का बोर्ड देखा। वे भारत में इस साप्ताहिक के ग्राहक थे। उन्होंने इसके संपादक कैबॉर्न से मुलाकात की और अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। कैबॉर्न फाल्के के समर्पण से प्रभावित हुए और उन्होंने वाल्टन स्टूडियोज के फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक सेसिल हेपवर्थ से उनका परिचय कराया। उस समय विदेशों में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता था। दादा साहब की खुशकिस्मती थी कि प्रख्यात फिल्मकार सेसिल हेपवर्थ ने उन्हें न केवल फिल्म निर्माण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातों से परिचित कराया, बल्कि अपना स्टूडियो भी दिखाया, जो उस समय ट्रिक फोटोग्राफी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हेपवर्थ ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया में दादा साहब की रुचि को देखते हुए उन्हें स्टूडियो के विभिन्न पक्षों से भी परिचित कराया। यहीं पर दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझा। उस समय फिल्म की रील में छेद करना महत्वपूर्ण काम माना जाता था, क्योंकि यह कार्य गुप्त अंधेरे में किया जाता था। रोशनी की एक भी किरण फिल्म को खराब कर देती थी और फिल्म में किया गया छेद अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिल्म चलते समय कैमरे या प्रोजेक्टर में फंस जाती थी। यह जिम्मेदारीपूर्ण कार्य भी दादा बड़ी आसानी से कर लेते थे। लंदन से लौटकर दादा साहब पहली भारतीय फिल्म बनाने के लिए विषय का चुनाव करने लगे। चूंकि फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखते समय फाल्के के दिमाग में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कल्पना थी, लेकिन इन पर फिल्म बनाने के लिए अधिक धन और पात्रों, कलाकारों की आवश्यकता होती। इस कारण फाल्के ने प्रथम फिल्म के विषय के रूप में राजा हरिश्चंद्र को चुना। बाद की कहानी तो सबको मालूम ही है। तारामती की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कोई स्त्री नहीं मिली। सामान्य घरों की स्त्रियों को तो छोड़िए, तवायफों ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपने पेशे को फिल्मों से ज्यादा बेहतर मानती थी वे। मजबूर होकर दादा साहब ने एक कोमल से लड़के अन्ना सालुंके को तारामती की भूमिका करने के लिए मनाया। फिल्म के सभी कलाकारों को उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण दिया, फिल्म की पटकथा लिखी, फोटोग्राफी की और प्रोजेक्शन का काम भी किया, क्योंकि उस समय भारत में फिल्म निर्माण की तकनीक किसी को पता नहीं थी। उनकी पत्नी सरस्वती बाई शूटिंग के समय सभी कलाकारों के लिए खाना पकाती थी।
किचन और खाना खत्म होने के बाद दादा साहब और उनकी पत्नी सरस्वती बाई फिल्म की डेवलपिंग और प्रिंटिंग का काम करते थे। इस तरह राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। 21 अप्रैल 1913 को मुंबई के ओलंपिया थिएटर में इसका प्रीमियर किया गया, लेकिन प्रेस वालों ने इसकी उपेक्षा की। दादा साहब इन आलोचनाओं के बावजूद उत्साहित और आश्वस्त थे। उनको भरोसा था कि दर्शक इस फिल्म को सर पर बिठाएंगे। 3 मई 1913 को कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र को आम दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया और दादा साहब का भरोसा सच साबित हुआ। इसके बाद वे रुके नहीं और तुरंत नासिक में उन्होंने अपनी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई। रंगमंच की अभिनेत्री कमलाबाई को फिल्म में मौका दिया। राजा हरिश्चंद्र में न सही, दादा साहब की अगली फिल्म में एक स्त्री ने किरदार निभाया और भारतीय सिनेमा की पहली स्त्री अभिनेत्री बनी। दादा साहब ने 1914 में पीठाचे पंजे, लंका दहन और 1937 की गंगा अवतरण आदि हिट फिल्मों के साथ कई कलाकारों को इस इंडस्ट्री में स्थापित करने का कार्य किया। दादा साहब ने कुल 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। गंगा अवतरण उनकी पहली और आखिरी बोलती फिल्म थी। यह उनकी आखिरी फिल्म भी थी। दादा साहब के अंतिम दिन घोर आर्थिक तंगी में गुजरे। वे चारों ओर से घिर चुके थे। बाजार से उठाए पैसों के कारण कई मुकदमे भी उन पर हो गए। 16 फरवरी 1944 को मुफलिसी में नासिक में उन्होंने आखिरी सांस ली। जिस दादा साहब ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव तैयार की थी, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने आखिरी दिनों में भुला दिया था। वे नासिक में गरीबी के दिन बिता रहे थे। 1938 में जब भारतीय सिनेमा का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा था, उस समारोह में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। मासिक पत्रिका मूविंग पिक्चर्स ने दादा साहब से अपने विशेषांक के लिए एक फोटो का आग्रह किया था। वह अंक दादा साहब को समर्पित था। दादा साहब ने इसके जवाब में लिखा, जिस इंडस्ट्री को मैंने जन्म दिया उसने मुझे भुला दिया है, तो फिर आप मुझे क्यों याद रखने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया की रीत है भूल जाना, आप भी ऐसा कर सकते हो। इस पत्राचार से आप दादा साहब फाल्के की पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन दादा साहब जैसी शख्सियतें पानी पर खींची लकीर नहीं हैं जो मिट जाए। वे शिलालेख हैं जो सदियों तक कायम रहते हैं। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, जो फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की सह संस्थापक देविका रानी को दिया गया था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जनक दादा साहब फाल्के को वॉच ओवर इंडिया कोटि कोटि प्रणाम करता है, कृतज्ञता के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करता है। भारत में सिनेमा के आने और उसके विकास की कहानी को हम फिर कभी आपके साथ साझा करेंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।